नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में चर्चा करूंगा औद्योगिक समाजशास्त्र पे। 21वीं शताब्दी का समाजशास्त्री दायरा औद्योगिक समाजशास्त्र के साथ स्पष्टतः जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो समाजशास्त्र की शुरुआत और औद्योगिकरण करीब करीब साथ साथ हुए। तो समाजशास्त्र पे औद्योगिकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हाँ, ये जरूर है कि समाजशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में, पृथक शाखा के रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र इंडस्ट्रियल सोशलॉजी है, जिसको कि हम स्पेशलाइजेशन के रूप में अलग से अध्ययन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। उद्योग जगत जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि आज उद्योग जगत ने मानव संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। समाजशास्त्री वेबलिन कहते हैं औद्योगिक कला, इंडस्ट्रियल आर्ट ही यह निर्धारित करती है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढाल सकता है। ये इंडस्ट्रियल आर्ट डिसाइड करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र वास्तव में औद्योगिक समाज का आईना है। जिस तरह से आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पहले एक्सरे मशीन थी, आजकल सीटी स्कैन है। तो सीटी स्कैन एक्सरे मशीन की तरह से कारखाने की दुनिया के आर पार का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र इंडस्ट्रियल सोशलॉजी कराती है। एक और समाजशास्त्री हुए हैं विल्बर्ट मूर। उन्होंने अपनी किताब है इंडस्ट्रियल सोशलॉजी स्टेटस एंड प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट किया है कि औद्योगिक समाजशास्त्र के उन सिद्धांतों के विकास और प्रयोग से जुड़ा है जो उत्पादन और औद्योगिक जीवन पद्धति से संबंधित होते हैं। अब जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्री सिद्धांतकार जो हैं उनके सिद्धांतों को हमको देखना पड़ेगा। जैसे कार्ल मार्क्स का औद्योगिक जगत के साथ उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रक्रिया, वर्गों के विभेद के साथ स्पष्ट है। तो हम साफ कह सकते हैं कार्ल मार्क्स का चिंतन औद्योगिक समाजशास्त्र को बहुत सशक्त करता है। अब एक और समाजशास्त्री जिस पे आज मैं चर्चा करूंगा है वो है एमिल दुर्खीम। एमिल दुर्खीम का अगर हम चिंतन देखें तो औद्योगिक समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक चिंतन है। एमिल दुर्खीम को हम बात करते हैं कि एमिल दुर्खीम ने सामाजिक तत्व की बात की, आत्महत्या का सिद्धांत दिया, स्वाभाविक एकता का सिद्धांत दिया। और ये एक प्रख्यात थे। अगस्त कॉम्त के बाद एमिल दुर्खीम का नाम आता है। लेकिन एमिल दुर्खीम के चिंतन को अगर हम देखें औद्योगिक समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही उम्दा चिंतन है। एमिल दुर्खीम ने समाज में श्रम विभाजन की बात की, श्रम के विशेषीकरण की बात की, यांत्रिक एकता, स्वाभाविक एकता, सामूहिक चेतना, दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून की जो व्याख्या की है, इन सभी से समाज की सुदृढ़ता, सामूहिक चेतना, सामाजिक तत्व और सामाजिक एकता से जुड़े हुए पक्ष विश्लेषित होते हैं। उनका एक सामाजिक जो सिद्धांत है, सामाजिक तत्व के बाद उनका श्रम विभाजन का विश्लेषण जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही दुर्खीम ने किया था। 1893 में उनकी पुस्तक आई थी जिसमें सामाजिक विचारों के इतिहास में श्रम विभाजन के सिद्धांत एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुआ था। उस वक्त श्रम विभाजन के सिद्धांत की विवेचना करते हुए दुर्खीम कहते हैं समाज के हर क्षेत्र में श्रम विभाजन है। अगर आप किसी कॉलेज को देखते हैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल का काम अलग है, सब्जेक्ट के प्रोफेसर का काम अलग है, क्लर्क का काम अलग है, प्यून का काम अलग है, लाइब्रेरियन का काम अलग है, वहाँ पे जो बुक लिफ्टर उसका काम अलग है, टेक्नीशियन का काम अलग है, लेबोरेटरी इंचार्ज का काम, सबके अपने अलग अलग काम बंधे रहते हैं। उनके सबके सामूहिक काम से महाविद्यालय चलता है। अब आप श्रम विभाजन के आधार पे आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति, अगर श्रम विभाजन ना हो, श्रम विभाजन के कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति सचेत रहता है। परिवार में भी हमारे श्रम विभाजन होता है। बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे को तैयार करने, उसका टिफिन तैयार करने का काम किसका है? माँ का। और घर में बड़ी बहन हो जाती है तो फिर बहन करती है और माँ करती है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा, परिवार को व्यवस्थित रखने का काम पिता का होता है। मकान के लिए, अगर मकान बनाना है मान लीजिए, तो मकान के लिए पैसे की व्यवस्था करना, बैंक से ऋण लेना, LIC से ऋण लेना, ये सब काम पिताजी करते हैं। इसके अलावा परिवार में जो छोटे मोटे काम होते हैं
गाड़ी की रिपेयरिंग कराना, मिक्सी की रिपेयरिंग कराना, वाइट वॉश कराना, बाजार से सामान लाना, ये परिवार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एक ही परिवार के अलग अलग काम का निपटारा है, जिसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल का प्रबंधक अलग होता है, डॉक्टर अलग होते हैं, नर्स अलग होती है, वार्ड बॉय अलग होते हैं, क्लरिकल स्टाफ अलग होता है। सबके मिले जुले काम करने से आप देखेंगे व्यवस्था में रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहती है और इसके परिणाम जो हैं सकारात्मक होते हैं। परस्पर सहयोग और सामंजस्य का वातावरण तैयार होता है और उसके कारण पूरा समाज हमारा व्यवस्थित हो जाता है। अब इसी आधार पे दुर्खीम ने जो इनकी पुस्तक थी दी ला डिवीजन ऑफ ट्रेवल सोशल, ये इनके फ्रांसीसी थी, इसका हिंदी अनुवाद है समाज में श्रम विभाजन। तो समाज का जो श्रम विभाजन है, इसके आधार पे दुर्खीम ने औद्योगिक के सिद्धांत आप देखेंगे औद्योगिक समाज पे पूरी तरह से सिद्ध होते हैं। समाजशास्त्री रेमंड एरो कहते हैं, उन्होंने उनकी किताब है रेमंड एरो की मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। वो कहते हैं दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत व्यक्ति और समाज के संबंधों के विश्लेषण पर आधारित है। रेमंड एरो ने स्पष्ट किया है कि दुर्खीम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, उसमें व्यक्ति और व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के जो समाज के साथ संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसका एक बहुत ही नायाब उदाहरण है, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है और इसमें सामूहिकता, पारस्परिक संबंध और सामाजिक सुदृढ़ता स्पष्ट दिखाई देती है। दुर्खीम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, उसके आधार पे वो दुर्खीम कहते हैं एक सामाजिक तथ्य है और श्रम विभाजन अपरिहार्य है। किसी भी समाज में, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें कि श्रम विभाजन ना हो। यदि समाज में सभी व्यक्ति, मान लीजिए समाज का हर व्यक्ति डॉक्टर हो जाए समाज की बाकी आवश्यकताएं कौन पूरी करेगा? अगर सभी इंजीनियर हो जाएं तो समाज की आवश्यकताएं, दूसरे दायित्वों को कौन पूरा करेगा? क्रिकेट टीम में सारे बॉलर हो जाएं फिर बैटिंग कौन करेगा? तो ये अलग अलग प्रकार से समाज की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए श्रम विभाजन को बहुत ही आवश्यक है, श्रम विभाजन होना चाहिए। इससे समाज में स्थायित्व, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। अगर समाज के स्थायित्व को रखना है, समाज की निरंतरता को रखना है, तो श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी आधार पर दुर्खीम ने समाज को दो श्रेणियों में बांटा है। एक कहते हैं वो अविभेदीकृत अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी है और एक है विभेदीकृत डिफरेंशिएटेड सोसाइटी है। अविभेदीकृत सरल समाज है, ये यांत्रिक होता है, इसमें ज़्यादा जटिलता नहीं होती, सरलता होती है। और जो विभेदीकृत समाज है वो आज का आधुनिक समाज है जो कि जटिल होता है, इसमें कानून वगैरह सब चलते हैं। इस आधार पर दुर्खीम कहते हैं जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे जैसे बढ़ता है, उसके साथ साथ व्यक्तियों का विभेदीकरण भी बढ़ता जाता है। व्यवसाय का विकास होने लगता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, उत्पादन के साधन विकसित होने लगते हैं, नए नए साधन आते हैं, काम के हमको अवसर मिलते हैं, रोजगार का विकास होता है। श्रम विभाजन क्या करता है? विभेदीकरण तो करता है, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण भी करता है। आपने देखा होगा गाँव में जो डॉक्टर रहता है, MBBS डॉक्टर रहता है, डॉक्टर विपिन रघुवंशी, स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, आपके ब्रेन स्पेशलिस्ट, सर्दी खांसी बुखार, एलोपैथी, सारी विशेषज्ञता वो लिख देता है गांव में एक डॉक्टर। लेकिन वही डॉक्टर जब शहर में आता है तो वो स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोपेडिक्स, स्पेशलिस्ट इन आई, स्पेशलिस्ट इन चेस्ट, स्पेशलिस्ट इन अस्थमा, ये अलग अलग स्पेशलिस्ट। तो देखिए शहर में विशेषीकरण होता है, गांव में एक ही डॉक्टर सभी प्रकार का इलाज कर लेता है। तो ये आप देखते हैं कि महानगरों में श्रम विभाजन के विशेषीकरण से एक व्यापक संरचना निर्मित होती है। आपने देखा होगा ना, आजकल श्रम विभाजन का इतना ज्यादा प्रभाव है कि सभी चीज के अलग अलग। आजकल तो शहरों में ये स्थिति है, आंख का डॉक्टर पढ़ाई सब करता है लेकिन वो बाकी इलाज नहीं कर सकता। अभी कोविड के उसमें जो MD है वो ही कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, सर्जन खाली बैठे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति है कि श्रम का विशेषीकरण होता है, श्रम से विविधीकरण होता है। फिर दुर्खीम ने श्रम विभाजन का जो है उसके कुछ नियम भी बताए। वो कहते हैं कि समाज सरल और यांत्रिक समाज जो था, शुरुआती दौर में जो समाज सरल था, यांत्रिक था, उसमें आवश्यकताएं बहुत सीमित होती थी, इसलिए वहां पे सीमित अर्थों में श्रम का विभाजन हुआ। लेकिन श्रम विभाजन के आधार पर यांत्रिक समाजों में आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती गई, व्यक्ति की जरूरतें बढ़ती गई, उत्पादन के उसने साधन विकसित करते गए और उसी के दौरान औद्योगिकरण हुआ, जिससे शासन प्रशासन की व्यवस्था विकसित हुई। अब पहले व्यक्ति एक सामान घर में अपना जीवन कर लेता था, सामान घर में रहता था, उसे कोई ज्यादा आवश्यकताएं नहीं रहती थी। आप देखिए सामान से घर में रह के कर लेता है, लेकिन घर में रहने वाला आज व्यक्ति, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उसको अपना मकान सुसज्जित चाहिए, मकान में रंग रोगन भी चाहिए, उसके मकान में वर्क फ्रॉम होम के कारण एक रूम उसको सेपरेट चाहिए जिससे वो अपनी वर्क को कर सके, वर्क फ्रॉम होम कर सके। बच्चों के लिए स्टडी रूम अलग चाहिए, एक वाईफाई रूम चाहिए, ये किचन हमको आजकल मॉड्यूलर किचन चाहिए। तो देख रहे धीरे 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 समाज में एक घर में जो व्यक्ति अकेले कुछ बिना किसी आवश्यकताओं की अपनी जरूरत पूरे कर लेता था, अब उसको घर में ही बहुत सी आवश्यकताएं चाहिए। आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर खुलते जाते हैं, पहले इतना ज़्यादा साज सज्जा नहीं होती थी, आजकल साज सज्जा और अपने आप को प्रदर्शित करने का तरीका। तो हम देख रहे हैं भोजन, खेल, रहन सहन, शिक्षा, तकनीक, नई नई आवश्यकताएं हमारी आती जा रही, जिससे नए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। और इन्हीं के साथ दुर्कीम कहता है जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, उससे श्रम विभाजन का, विशेषीकरण का विस्तार होता है। दूसरी चीज उसने कहा कि एक नैतिक आवश्यकता है। दुर्कीम कहते हैं श्रम विभाजन वास्तव में समाज में एक नैतिक आवश्यकता है, ये एक प्रबंधन है, इसके माध्यम से समाज प्रबंधन करता है, मैनेज करता है। सामूहिक चेतना श्रम विभाजन से संबंधित होती है, सामूहिक चेतना का संबंध श्रम विभाजन से है। जनसंख्या वृद्धि हुई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, और यहाँ पे नैतिक दायित्व बन जाता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। समाज का दायित्व है कि वो अपने समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। फिर देखिए वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आवश्यकताएं पूरी करता है। तो श्रम विभाजन जो है ये वास्तव में व्यक्ति समाज के स्थायित्व, निरंतरता, विकास और समायोजन से संबंधित है। ठीक इसी चीज को श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दुर्कीम ने दिया था, हम देखते हैं औद्योगिक समाज में ये नितांत है। औद्योगिक समाज में एक अलग अलग, जैसे पेन बनाना है, रॉ मटेरियल का चयन कोई करेगा, डिजाइन कोई और करेगा, फिर इसकी पैकिंग का काम कोई और करेगा, टचिंग का काम कोई और करेगा, ये सारे काम अलग अलग स्टेज में बटे रहते हैं। और औद्योगिक समाज को, अगर औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हमें पढ़ना है तो श्रम विभाजन दुर्कीम के सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें उसने साफ साफ बताया है कि इससे श्रम विभाजन से स्थायित्व होता है, निरंतरता होती है और विकास और समायोजन होता है। ये श्रम विभाजन सामाजिक सुदृढ़ता को स्पष्ट करता है। वो कहते हैं सामाजिक सुदृढ़ता का संबंध श्रम विभाजन है, इससे समाज में सामूहिक चेतना और साविवी एकता का विकास होता है। लेकिन कभी कभी श्रम विभाजन इसमें विफल भी हो जाता है। ये भी दुर्कीम ने कहा कि श्रम विभाजन विफल भी हो जाता है। ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा के कारण आदर्शहीन श्रम विभाजन की स्थिति निर्मित होती है। तो ये श्रम विभाजन प्रकारात्मक करता है। अब इसके परिणाम देखिए, दुर्कीम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है औद्योगिकरण में जो लागू होता है, उसके परिणाम दुर्कीम कहते हैं सामाजिक श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन और विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। हमने इंडस्ट्री में जितना ज्यादा उद्योगों में श्रम विभाजन हुआ है, औद्योगिकरण के 200 साल के इतिहास में आप देखिए समाज में काफी परिवर्तन और बदलाव हुआ है। जबकि इसके पहले कृषक समाज था, कृषक समाज में श्रम विभाजन सीमित था, तो देखिए उसमें बदलाव सालों नहीं हुआ। लेकिन 200 साल के औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन के कारण समाज जो है निरंतर जटिल होता जा रहा है। औद्योगिक समाज के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक समाज आता जा रहा है, धीरे धीरे नई नई चीजें, वर्क फ्रॉम होम आ रहा है, डिजिटल युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये सारे परिवर्तन आते जा रहे हैं। ये विकास की स्थिति हमारे डेवलप हुई कैसे? अगर औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन नहीं होता तो इतना ज्यादा तेज गति से विकास नहीं होता। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के विस्तार पे सरल समाज जो है हमारा, जो सिंपल सोसाइटी है, वो जटिल कॉम्प्लेक्स बन जाती है। आज हमारा समाज जितना ज्यादा विशेषीकरण हो रहा है, जितना ज्यादा श्रम का विस्तार हो रहा है, श्रम विभाजन का जटिल हो रहा है। आज आप देखिए किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं सामान, वो कहता है मैं तो ऑर्थोपेडिक्स हूं, आपके कहीं हड्डी का रोग हो बताइए। आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपने कुछ डॉक्टर कर देगा पर वो साफ मना कर देता है। दाएं आंख का डॉक्टर हूं, मैं तो दाएं आंख देखूंगा, आपकी बाएं आंख में प्रॉब्लम है नहीं देखूंगा। ये एक विशेषीकरण जिसके कारण देखिए समाज में जटिलताएं आ रही हैं। जेंट्स टेलर एक ही है, टेलरिंग का काम को बोला मैं तो लेडीज टेलर हूं, लेडीज कपड़े सिलता हूं, जेंट्स नहीं। तो ये एक अलग अलग प्रकार की चीजें आ रही हैं। इससे समाज हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यांत्रिक सुदृढ़ता से स्वाभाविक सुदृढ़ता विकसित हो रही है। उसने कहा एक और
श्रम विभाजन के कारण दमनकारी कानून रेस्ट्रिक्टिव लॉ जो है शिथिल हो जाता है और प्रतिकारी कानून का विकास होता है। श्रम विभाजन के आधार पर संविदा पर आधारित संबंधों का विकास होता है। पारस्परिक समझौते के आधार पर व्यक्ति परस्पर अंतर संबंधी, आज हमारे सारे संबंध जो हैं श्रम विभाजन के कारण कॉन्ट्रेक्चुअल है। आप संविदा पे रखते हैं, हमारे सारे संबंध संविदात्मक हो गए हैं, हम उससे उतने ही संबंध रखते हैं जितना हमारा काम होता है। श्रम विभाजन के आधार पर परस्पर निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ती है। श्रम विभाजन के आधार में समायोजन की स्थिति और प्रवृत्ति विकसित होती है। आज देखिए लॉकडाउन में सब परेशान हैं। अगर आपके घर में गर्मी के समय में मान लीजिए पंखा बंद हो जाता है, लाइट नहीं है, हम फ्यूज नहीं बना पाते, हम डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रीशियन पे। इलेक्ट्रीशियन आए तो हम परस्पर निर्भर हैं। कंप्यूटर पे हम आधारित हैं, इंटरनेट पे हम डे बाय डे इंटरनेट पे डिपेंड हो गए। कैलकुलेटर से हम जोड़ घटाना करते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ये पारस्परिक निर्भरता, परस्पर निर्भरता, डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है। श्रम विभाजन विभिन्न संगठनों के उसमें कारगर प्रबंधन में सहायक, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो श्रम विभाजन कर देते हैं, काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। देखिए उनका प्रबंधन बहुत बढ़िया हो जाता है। आप ऑनलाइन जो काम हो रहा है उसमें श्रम विभाजन ही है। कलेक्शन कहीं करना, ऑर्डर किसी को लेना, ऑर्डर सप्लाई करना, फिर दूसरे को पहुंचाना, और देखिए 24 घंटे में बेंगलोर से जबलपुर डिलीवरी हो जाती है सामान की। ये एक कारगर प्रबंधन में श्रम विभाजन के कारण ही सफलता मिली है। जनसंख्या आकार और घनत्व में वृद्धि के साथ जो समाज में दबाव पड़ता है उसको श्रम विभाजन व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। श्रम विभाजन के आधार पर व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता, कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति जिस चीज में, आप देखें क्रिकेट में कौशल के आधार पर टिके हुए हैं लोग। क्रिकेट में जो महेंद्र सिंह धोनी टिके हुए हैं, विराट कोहली टिके हुए, जबरदस्त बैटिंग करते हैं। कुछ बॉलर, बुमराह बॉलिंग के बल पर टिका हुआ है। तो ये अपनी योग्यता, क्षमता, कौशल को प्रदर्शित करते हैं, उनका अवसर मिल जाता है। अगर सभी एक ही काम सब लोग करते हैं तो व्यक्ति अपनी क्षमता नहीं बता पाएगा। दूसरी चीज, श्रम विभाजन के आधार पर सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्सिस्टेंस विकसित होती है। समाज की सुदृढ़ता कारगर होती है। फलतः समाज में स्थायी निरंतर और विकास का पथ प्रदर्शित होता है। श्रम विभाजन सामूहिक प्रतिनिधान को विकसित करने में सहायक है। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व जो है उसको विकसित करता है श्रम विभाजन। लेकिन ऐसा नहीं है दुर्कीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना न हुई। आर.के. मल्टन ने कहा है कि ये तो यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता के विश्लेषण पे उन्हें असमय, वो तो मानते ही नहीं है मल्टन। उल्टे श्रम विभाजन के आधार पर दुर्कीम ने प्रस्तुत उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। H.E. वंस कहते हैं कि इसमें स्पष्ट नहीं है, इसमें नैतिकता की व्याख्या की है श्रम विभाजन के विश्लेषण में, है ना। दूसरी चीज, रेमंड एरो ने कहा है कि दुर्कीम द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन का सिद्धांत संतुलित नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, दुर्कीम का जितनी भी आलोचना हो, वास्तव में आलोचना उन्हीं सिद्धांतों की होती है जिन विचारों की दुनिया में एक विशेष महत्व होता है। दुर्कीम का महत्व है, दुर्कीम के सिद्धांतों की, दुर्कीम की आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए उनकी आलोचना हो रही है। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होते, दुर्कीम के सिद्धांत या दुर्कीम की वैचारिकी, दुर्कीम की आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण नहीं होती, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पे दुर्कीम खड़े नहीं उतरते, तो उनकी हम आलोचना भी नहीं करते। हम आलोचना उन्हीं की करते हैं जिसके सिद्धांतों की पृष्ठभूमि, जिसमें वैचारिक प्रखरता होती है, जो नए विचारों को जन्म देती है। उसी से रेमंड एरो और मल्टन ने नए विचार निकाले ना, दुर्कीम का विरोध करके, दुर्कीम की आलोचना करके। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, अनेक मुद्दे पर विद्वानों की सहमति है, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्कीम के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया श्रम विभाजन का सिद्धांत है, इसका अभी तक कोई विकल्प भी नहीं है। नई पीढ़ी को इससे नई ऊर्जा मिल रही है। प्रबंधन के दौर में श्रम विभाजन से जुड़े विभिन्न आयामों का विशेष महत्व है, और आप देख रहे हैं कि लगातार श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है दुर्कीम का आगे बढ़ता जा रहा है। उसको हर चीज में, ऑनलाइन मार्केटिंग में देखिए, बैंक में देखिए, मिलिट्री में देखिए, सभी जगह कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे श्रम विभाजन की आवश्यकता ना होती हो। तो औद्योगिक समाज तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिर्फ लेबर ऑफ डिवीजन पे आधारित है। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता, वो एक एक काम करता है, उसके बाद दूसरे लोग उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये दुर्कीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र की संरचना करते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो दुर्कीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत, दुर्कीम के चिंतन को हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मई का महीना मजदूर दिवस से शुरुआत हुई थी, इसलिए कल मैंने 1 मई को
कार्ल मार्क्स के चिंतन की बात की थी। आज मैं आपके साथ दुर्खीम के चिंतन की बात करूंगा। आगे फिर एक और समाजशास्त्री वेबर के औद्योगिक समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उनके थॉट, उनके चिंतन की चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित, ये आपको समाजशास्त्र के नए नए सिद्धांतों के जो सिद्धांत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में मैं अपने विचार को सरलीकृत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए।